ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन बताओ। बीन सेप स्टोमेटा गार्ड सेल किसमें होते हैं और डंबल सेप किसमें होते हैं? बीन सेप और डंबल शेप मोनोपोल। वेरी गुड। ठीक है, तो आप जो मैकेनिज्म देखोगे दैट इज बेस्ड ऑन द बीन शेप। जब आप स्टोमेटा का जब स्ट्रक्चर बनाते हो वो आप डाइकॉट का देखते हो और बी शेप पे बात करते हो। ये आपको गार्ड सेल दिख रहा है। आपको टर्जिडिटी पढ़ाते वक्त भी मैंने गार्ड सेल का नाम लिया था। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग में टर्जिडिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब वाटर एंटर एंड फाइनल द जितना स्पेस है उसमें वाटर का जितना मैक्सिमम इनटेक हो सकता है। फुल्ली टर्जिड सेल गार्ड सेल जब होती है तो वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करती है। तो कुछ कॉमन से कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कवर कर रखे हो, उसको कलेक्टिव वे में हम अप्लाई कराएंगे और पाथवे भी बताएंगे आप। ठीक है बेटा, जनरल स्ट्रक्चर आप ध्यान रखो जो आपको मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में एपिडर्मल टिश्यू में पढ़ाया गया, दैट इज द जनरल स्ट्रक्चर। उसके डिटेल पे बात करेंगे। फर्स्ट एनसीईआरटी आप मार्क कर लो ताकि थोड़ा सांस में सांस रहे आपके। ट्रांसपिरेशन इज द, क्योंकि कल बता दिया है ना, इसलिए आप पहले मार्क कर लो फिर पाथवे पे चलिए। एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा, सिंगल स्टोमा, एंड स्टोमा इज नथिंग, इट इज ओपनिंग पोर। Okay, besides the loss of water, vapor in transpiration, exchange of oxygen, loss of water, vapor, and then transpiration. In transpiration ये एक मेथड हो गया। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर एनवायरमेंट में आती है वाया स्टोमेटा, एंड जो CO2 उसको नीड है फोटोसिंथेसिस के लिए एंटर करने के लिए वो भी वाया द स्टोमेटा अंदर ट्रांसपोर्ट होगा मेनली। इन द लीफ ऑल्सो अकर्स थ्रू दिस स्टोमेटा। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आप अंडरलाइन कर लो, ट्रांसपिरेशन मेन फंक्शन एंड गैसेस एक्सचेंज। लेंटिसेल का मेन फंक्शन गैसेस एक्सचेंज एंड देन ट्रांसपिरेशन। ओके, तो दोनों का कंपैरेटिव याद रखो। Normally, stomata are open in the daytime and closed during the night time. ठीक, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वाला ग्राफ भी आपको ध्यान हो तो उसमें भी डे अर्ली मॉर्निंग की बात हुई थी, दिन की बात हुई थी एंड इवनिंग की बात हुई थी। तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल। इसके एक्सेप्शन और दोनों टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, फोटो एक्टिव और स्कोटो एक्टिव, दोनों अपन पढ़ेंगे। द इमीडिएट cause of the opening or closing of stomata is a change in the turgidity of the guard cell. एनसीईआरटी की लाइन एकदम आप मार्क कर लो। टर्जिडिटी में चेंज, मैकेनिज्म पाथवे में आएगी। द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टूवर्ड्स द पोर, इनर वॉल पोर की तरफ होता है एंड आउटर वॉल बाहर की तरफ है। ओके, और स्टोमेटल अपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक, ये ऑलरेडी आपने मार्क किया हुआ है मॉर्फोलॉजी। इलास्टिसिटी, ठीक है। व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीज, जैसे जैसे टर्जिडिटी अंदर वाटर आएगा तो एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, टर्गर प्रेशर आ जाएगा एंड उसकी वजह से सेल जितना एक्सपेंड हो सकती है वो एक्सपेंड होगा। तो इलास्टिसिटी शुड बी देयर। इलास्टिसिटी की वो प्रॉपर्टी है जो उसको एक्सपेंशन में रोल प्ले करेगी। आप रबड़ को कैसे खींचते हो, अगर वो इलास्टिसिटी उसमें नहीं होगा तो आप कैसे खींच पाओ। ओके, तो सेम वे में आपको ध्यान रखना है, इट शुड बी इलास्टिक, thick and elastic. When turgidity increases within the two guard cell flanking each stomatal aperture or pore, flanking मतलब हैंग करना, ओपन हो जाना, यहाँ पे ओपन हो जाना से मतलब। ओके, अब वाटर इससे निकाल लो बाहर तो टर्जिडिटी कम हो जाएगी। टर्जिडिटी कम होते होते फ्लैसिड होगा एंड अगर प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन होगा तो प्लाज्मोलिसिस भी होगा क्योंकि प्लांट सेल, तो उस केस में क्या होगा, ये अपर्चर क्लोज हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, तो बिल्कुल बेसिक। द थिन आउटर वॉल्स बल्ज आउट, थिन आउटर वॉल्स बल्ज आउट, तो आउटर वॉल की प्रॉपर्टी क्या है, थिन, पार्ट कर लेना, एंड फोर्स द इनर वॉल, फोर्स एक जनरेट हो जाए ओपनिंग के लिए।
इनटू अ क्रेसेंट शेप अर्धचंद्राकार। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज वगैरह पढ़ते वक्त भी क्रेसेंट स्टेज आएगा, क्रेसेंट नाम आता रहेगा। इट्स अ हाफ मून क्रेसेंट, ईद का चांद कुछ भी करके याद रखो। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमा इज ऑल्सो एडेड हेल्प, ठीक है, हेल्प ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल। माइक्रोफाइब्रिल याद है आपको? माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, वही वाले माइक्रोफाइब्रिल की बात हो रही है। और उसका ओरिएंटेशन जो है, जैसे जस्ट सपोज आप किसी चीज को धागे में बांध के खींच रहे हो, तो जिस साइड से आप उसको पुश कर रहे हो, खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, उसी साइड वो आता है ना। अगर आपने धागा इस डायरेक्शन में, आपने बलून के ऊपर धागा लगाया तो वो तो उधर जाएगा, इधर से तो नहीं आएगा आपके साइड। ठीक है, दैट इज द ओरिएंटेशन। तो रेडियल ओरिएंटेशन होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल होता तो ये कभी ओपन नहीं होता, क्योंकि खिंचाव ऊपर के और नीचे की तरफ होता है। आप इसको अभी हम इनमें से आपको समझाएंगे दोबारा। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, आप अंडरलाइन करो, ओरिएंटेशन को अंडरलाइन करो, आर ओरिएंटेड रेडियली rather than longitudinally, making it easier for the stomata to open. ओके, रेडियल रहेगा, इस वजह से ये इधर की तरफ खिंचा है। When the guard cells lose turgor, वाटर को लूज करना है, टर्गिटी को लूज करना है, ड्यू टू वाटर लॉस। ओके, पहले वाटर लॉस होगा, देन टर्जिडिटी लॉस होगी। पहले वाटर एंटर करेगा, देन टर्जिडिटी आएगी। ओके, तो टर्जिडिटी इज रिजल्टेंट ऑफ वाटर एंट्रिंग, मैक्सिमम वाटर, जितना उसकी कैपेसिटी है तब टारगेट प्रेशर आएगा। और वाटर स्ट्रेस मतलब वाटर अवेलेबल ही नहीं है, ऑलरेडी स्ट्रेस कंडीशन है। द इलास्टिक इनर वॉल्स रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। ठीक है, जैसे आपने कोई रबड़ लिया, रबड़ को आपने खींचा, या इलास्टिक लिया है, उसको खींच के आपने यहाँ तक किया, फिर आपने छोड़ दिया, तो वो वापस अपने शेप पे आ जाएगा। कॉमन फिनोमिना। Regain their original shape, the guard cells become flaccid and the stoma close. यहाँ तक तो सबको सारी कहानी समझ में आ गई। पानी के अंदर आने से इलास्टिसिटी, सेल वॉल, माइक्रोफाइब्रिल का अरेंजमेंट और उसके रिजल्टेंट स्वेलिंग हो रहा है। स्वेलिंग हो रहा है तो वो खींच रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो खींच रहा है, और जहां से ज्वाइनिंग देखो अपर साइड और लोअर साइड को होती है, फ्री यहाँ पे है। अगर ये दोनों फ्यूज्ड होते तो ये नहीं होता, रिजिड हो जाता, ऐसे सेल हो जाता, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं। लेकिन बीच में फ्री कर रखा है। मैंने पाम का एग्जांपल भी दिया था तुम्हें, अपनी हथेली को ओपन करो, क्लोज करो, जोड़ के, तो आपको सेम मैकेनिज्म दिखेगा। ओके, यूजुअली द लोअर सरफेस, ये सब पॉइंट आपके कवर है, मार्क करते जाओ बस। डॉर्सी वेंट्रल ऑफन, डॉर्सी डी डाइकॉट प्लांट में होता है। लीफ हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा वाइल इन एन आइसोवेट्रम। लोअर सरफेस पे, लोअर एपिडर्मिस के साइड ग्रेटर स्टोमेटा के या तो नंबर ज्यादा होंगे और अपर पे कम होंगे, या तो अपर पे एब्सेंट होंगे। ये लाइन थी आपकी एनाटॉमी। वाइल इन एन आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट, दोनों सरफेस पे इक्वल होंगे, दोनों सरफेस के, इसलिए अंदर की मेसोफिल भी इक्वल होती है, एक ही शेप की। लीफ दे आर अबाउट इक्वल ऑन बोथ सरफेसेस। Transpiration is affected by several external factors: temperature, light, humidity, wind, speed, etc. Environmental factor हो गया ये, external मतलब environment। फिर internal, प्लांट फैक्टर, प्लांट के अंदर से कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को अप एंड डाउन कर रहे हैं। ये इतना इजी छोटा सा पोर्शन नहीं पढ़ना, इस पर पूरी एक क्लास लेगी, तो आप जस्ट मार्क करके फुलफिल करो और आगे बढ़ना है। दैट इफेक्ट ट्रांसपिरेशन इंक्लूड प्लांट पे नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया। जितना हायर द रेट नंबर ऑफ स्टोमेटा, उतना हायर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। दोनों सरफेस पे ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा, नंबर हाई है, ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा। इंक्लूड नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सरफेस वाली बात आ रही है कि एक सरफेस पे है, दोनों सरफेस पे है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, कितने ओपन है, पता चला स्टोमेटा अभी डेवलपिंग स्टेज में, वो ओपन ही नहीं हो रहा, और आप उनका नंबर काउंट करके रखें। लाइक कि कहीं पे आर्मी है, लेकिन आर्मी के मैक्सिमम अभी अंडर ट्रेनी है, हॉस्पिटल है, ट्रेनी डॉक्टर अवेलेबल है, और वहां पे कोई ट्रॉमा केस आ रहा है,
तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो डॉक्टर वहां पे ट्रीटमेंट कर देंगे ट्रॉमा केस का, कोई इमरजेंसी आ गई। ठीक है, तो दैट इज लाइक परसेंटेज। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस पे मैं एक फॉर्मूला भी आपको दूंगी, इंडेक्स का निकालना होगा आपको। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर वाटर कितना है, तो ये सब कैसा है, इंटरनल फैक्टर है। वाटर प्लांट का नेचर क्या है, ठीक है, एक्वेटिक है, जेरिक प्लांट है, मिजो मतलब टेरेस्ट्रियल है, नॉर्मल वाला, या स्ट्रेस कंडीशन वाला है। एंड कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी की स्ट्रक्चर किस तरीके से लीफ और ब्रांच का अरेंजमेंट। ओके, क्लियर है। ये सब डिफाइन करेंगे कि फाइनली उसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसे जाएगा। तो मतलब प्लांट के फैक्टर उसके इंटरनल फैक्टर हो गए, इन्वायरमेंट के जो फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल फैक्टर है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर। The transpiration driven ascent of xylem sap depends mainly on the following physical properties of water. आगे पीछे हो गया क्या? अच्छा, अब वो पुल पे आ जाते हैं। चलो कोई नहीं, मार्क कर ली। कोहेजन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कोहेजन। एडिशन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस, मार्क कर लेना, सच एज द सरफेस ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट, xylem vessel, xylem trachea. Hadro, together they known as hadro, Hadrome. Surface tension, water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than to water in the gaseous phase. तो मैंने बताया आपको कि जिस सरफेस पे वाटर रहेगा ऑलवेज इट इज इवेपोरेटेड। ओके, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर वहां पे वर्क करेगा, तो जो अपर सरफेस है वहीं से वाटर इवेपोरेट होगा। तो यहाँ पे गैसेस वाटर भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे लिक्विड वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो इसका सरफेस टेंशन आपको मार्क करके, लिक्विड फेज मोर, दैट्स वाई वो उसको टेंशन जो क्रिएट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में एसेंट ऑफ सैप को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। ये तीनों चीजें क्या है, पॉजिटिव फोर्स है। आपको रेजिस्टेंस भी कल बताया था, निगेटिव भी इम्पैक्ट बताया था, क्लियर। तो ये पॉजिटिव वाले हैं, बस मार्किंग कर लो। एनसीईआरटी की तो सारी लाइन आपको करना ही होगा। दीज प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिखो दीज फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्या वहां पे कंसेंट्रेशन चल रहा है, क्या कैसे हो रहा है। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी जब तक आप कोहेजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन की बात करते हो। और अगर आपको कंबाइंड क्वेश्चन बनेगा, इट विल टॉक अबाउट द कंसेंट्रेशन, सैप, उसका ग्रेविटेशनल वेट, जो हमने सारी बातें की थी वो सब आ जाएगा फिर। ओके, वेट ऑफ वाटर कॉलम। These properties give water high tensile strength, ठीक है, जो वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। पहले भी बात बताइए कि कोई भी जैसे रोप है, रस्सी है, कपड़ा है, उसको कितना आप फोर्स लगा के उसको फाड़ देते हो, तोड़ दे रहे हो, दैट इज उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की पूरी यूनिट और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दैट इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स। समझ में आ रहा है, जब तक रेजिस्ट है तो वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। जब आपने बहुत ताकत लगा के उसको फाड़ ही दिया, जब आप देखो कोई पुराना कपड़ा होता है तो बड़ा इजीली फट जाता है, नए क्लोथ होते हैं, कॉटन के भी हो, इवन नए क्लोथ तो वो दिखते हैं आपको फाइन से, लेकिन वो फटेंगे नहीं। लेकिन कॉटन के एकदम आप उस पर चले जाओ जिसमें पूजा वगैरह में जो यूज होता है वो इजिली फट जाए। ओके, तो रेजिस्ट पुलिंग फोर्स मार्केट, जब तक रेजिस्ट है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर हुआ तो टूट जाएगा। एंड हाई कैपलरी, कैपलरी एक्शन हो ही रहा है, ठीक है, जो कोर एंड जो ल्यूमेन है दैट इज कैपलरी एक्शन। दैट इज द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स। ट्यूब क्या है, फिर से मार्क करो, बार बार लिखते रहो ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। xylem vessel and trachea. In plants, capillary is aided by the small diameter of the tracheary element. लिखा है, चलो आगे, tracheids and vessel element. ओके, फिर भी आप लिख लो ट्यूब, ट्यूब का मतलब यहाँ पे क्या है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर,
अब अंदर यूज होने वाला 1% जो है उसमें मेजर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो वाटर के प्रेजेंस में चलती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, सारे प्रोसेस, प्रोटोप्लास्ट का बनना, ये सारी चीजें वाटर डिपेंडेंट है। ओके, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स वाटर। नॉर्मल आपको अगर रिएक्शन याद हो, CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2। ओके, ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। द सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ वेन कैन सप्लाई द नीडेड वाटर। जहां जहां लिविंग क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, लिविंग सेल होगी, वहां वहां फोटोसिंथेसिस इस पूरे ड्यूरेशन में, चाहे वो मिलियंस नंबर ऑफ बिलियंस नंबर ऑफ सेल आ जाए, इट डिपेंड्स ऑन प्लांट साइज। वो सभी जहाँ पे क्लोरोफिल अवेलेबल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, लाइट पहुंच रही है, पेनिट्रेट कर रही है, वो इटसेल्फ वहां पे फोटो सिस्टम होंगे और उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही हो। कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि अबेंडेंट सेल्स कहाँ पे, मीजोफिल लीफ के अंदर, दैट्स वाई वहां पे हायर रहता है। बट व्हाट फोर्स डज अ प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल्स, तो दोनों पर्पस की बात कर लिया उसने, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस मेनली बात। मूव वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द लीफ पैरेन्काइमा सेल, मेसोफिल सेल, फिर से लिख लो यहाँ पे, पैरेन्काइमा हटा के मेसोफिल भी कर सकता है, where they are needed. As water evaporates through the stomata, since the thin film of water over the cells is continuous. पैरेन्काइमा में इवन और भी सेल आ जाएंगी, आपकी बंडल शीट की आ जाएगी, कहाँ कहाँ आपको बंडल शीट का एक्सटेंशन बताया वहां पे भी आ जाएगा। स्क्लेरेन्काइमा जब तक नहीं है तब तक वहां पे पैरेन्काइमा आएगा, क्योंकि कोलेन्काइमा लीफ में नहीं होता है, पेटियोल में रहते हैं, लीफ के पेटियोल में। तो आप ये ध्यान रखना, लिविंग सेल की बात हो रही है, सिंपल टिश्यू की बात आ रही है, दैट इज पैरेन्काइमा। बट हम मेनली कहते हैं ना मीजोफिल, बताया था मैंने, लीफ को भरा जिस सेल से गया है, जिस टिश्यू से गया है, बीच में जो टिश्यू है दैट इज मीजोफिल। तो हमने एक का नाम वहां पे लिख दिया। एज वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा, एक आपको टेंशन क्रिएट होगा जो वाटर को पुल करेगा। सिंस द थिन फिल्म ऑफ वाटर, वाटर की जो लाइनिंग है, फिल्म मतलब मूवी नहीं, फिल्म मतलब लाइनिंग, फाइन फिल्म जो जा रहा है ऊपर वाटर, ओवर द सेल्स इज कंटिन्यूअस, और वही सीक्वेंस जो आपका कल मैंने बताया था, स्टोमेटा, स्टोमेटल कैविटी, एंड देन इंटरसेलुलर स्पेस, मेसोफिल सेल, वेनलेट, वेन, इस तरीके से चेन चला आएगा पानी। इट रिजल्ट्स इन पुलिंग ऑफ वाटर, पुल फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, तभी वाटर जो है वो ट्रांजिएंट है, कहीं रुकेगा नहीं, इनटू द लीफ फ्रॉम द साइड। Also, because of lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to substomatal cavity, अब आप ये सोचो जो जहां से evaporate हो रहा है उस जगह पे कंसेंट्रेशन हायर होगा या जिधर इवोपरेट हो रहा है उधर हायर होगा। एक पैरामीटर यहीं पे हम बता देते हैं, बताओ। वेपर कंसेंट्रेशन, ये तो एटमॉस्फेयर है, यहां से वेपर रिलीज हो रहा है, वेयर इज हायर, यहीं पे हायर होगा बेटा, इधर से वाटर आ रहा है ना, तो इट इज ऑलवेज हायर इन स्टोमेटल कैविटी। तो लोअर इधर है तो हाई टू लो, गैसेस फॉर्म आ गया, गैसेस मूव होती है हाई टू लो। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे फिर बात करेंगे डिटेल में। इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द सबस्टोमेटल कैविटी, लोअर कंसेंट्रेशन मार्क करो कहाँ, एटमॉस्फेयर में, हायर कहाँ हो गया कंपैरेटिवली, सबस्टोमेटल कैविटी, पोर के नीचे, एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो जहां हायर 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 ऐसे, वो जैसे बाहर जाएगा तो ये लो, इसका हायर कहाँ है, इंटरसेलुलर स्पेस में, उसका हायर कहाँ है, मेसोफिल में, तो उसी से एक फ्लो बनता जाए। ठीक है, वाटर डिफ्यूजेज इनटू द सराउंडिंग एयर, वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब वेपर है ये। ओके बच्चा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, मैंने बोला जहां मूव कर रहा है एवरीवेयर देयर इज अ टेम्परेचर इफेक्ट, एक रेट ऑफ इवेपरेशन चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपने ट्रांसपिरेशन के टाइप भी देख लिए, लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर एंड स्टोमेटल। उसके अलावा भी जब जब इंटरसेलुलर स्पेस से जा रहा है तो वो इवेपरेट हो रहा है, फिर नियर बाय जहां से उसको
पैसेज मिलेगा कि वो कहाँ से गैस डिफ्यूज हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफ्यूजन करती जाए। तो स्टेम वाले पोर्शन से भी डिफ्यूजन हो रहा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ है तो लेंटिस ऐसे होगा, अदरवाइज स्टोमेटा ओपनिंग होती है स्टेम में। क्लियर है बच्चा? लेकिन एक ग्रेडियंट पूरा बना है। आप देखो, जब वेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात किए तो वेपर फॉर्म कहाँ होंगे? लास्टली मेजर, जिसने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रखा है, दैट इज द लीफ सरफेस। लिविंग तो बीच बीच से जा रहा है, डायरेक्ट नहीं है। एपिडर्मिस के अंदर है ना सब कुछ, एपिडर्मिस के तो अंदर है, तो एक लेयर तो आपको दिख रहा है। और स्टोमेटा खुद एपिडर्मिस पे है, एपिडर्मिस है मतलब मॉडिफाइड सेल है। तो समझ रहे हो ना, एकदम क्लोजली इंटरेक्शन किसका है? जो इन्वायरमेंट से ओपन सरफेस पे, तो स्टोमेटा, और वहां से ग्रेडियंट बनेगा। क्लियर? इसलिए ऑलवेज ग्रेडियंट इज हायर इन स्टोमेटल कैविटी, सबसे हायर वहां है। जैसे वो डिफ्यूज होगा उसका लो हो जाएगा कंपेरेटिवली। अब इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस का हाई, फिर मेसोफिल। वाटर तो मूव कर ही रहा है अपने वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपने डिफ्यूजन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट कर रहा है एंड फाइनली इवापोरेट हो रहा है। तो लास्टली जो आपका लिखा हुआ है वाटर डिफ्यूजेस इनटू सराउंडिंग, इसको आप समझ लो। ओके, दिस क्रिएट्स अ पुल। वही पुल जो अपन 2 दिन से बात कर रहे थे, इट्स नॉट लाइक कोई ब्रिज की बात नहीं है, पुल। ओके, पुल प्रेशर। Measurements reveal that the forces generated by transpiration can create pressure sufficient to lift, एक पूरा pressure gradient भी बन जाए, lift a xylem sized column of water, xylem को ऊपर नहीं लाएगा, column water के column को लाएगा, which is ascent of sap। 2 बार 3 बार रीडिंग करोगे ना तब ये लाइनें पूरी आपको क्लियर रहेंगी, अदरवाइज इसी में घूमते रहना। ओवर 130 मीटर हाई, उसने प्रूव कर दिया कि कैपेबिलिटी, जो पुल प्रेशर लग रहा है, जो पुलिंग फोर्स लग रहा है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 130 मीटर हाई तक वाटर कॉलम को बिना टेंसाइल, बिना टूटे हुए वो मेंटेन कर सकता है। क्लियर? ये सब आपको पहले भी बताया, फिर से आप देख लो। स्टोमेटल पोर, दैट इज द साइट वेयर द डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग एयर, किसका डिफ्यूजन? वाटर वेपर का। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन लो होगा। अब फिर से वाटर आएगा, वाटर इस सरफेस पे आके तेजी से इवेपोरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर सबसे हाई है। टेम्परेचर का, विंड का डायरेक्ट इफेक्ट है। तो मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन पे कैसे इफेक्ट होता है उसमें हम दोबारा इस पे बात करेंगे। तो रिलेटिवली इंटरसेलुलर स्पेस, मेसोफिल एंड फाइनली सप्लाई जहां से आ रहा है जाइलम, वो सब इस चीज के ग्रेडियंट को मेंटेन करता जाए। क्लियर है? और जहां जहां से वाटर जा रहा है वहां वहां का प्रेशर लो होता जा रहा है। आप प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो प्रेशर लो हो रहा है, वाटर गया तो पोटेंशियल भी लो हुआ, तो अब उसके नियर बाय जो भी रहेगा उसका हाई प्रेशर हाई पोटेंशियल रहेगा। क्लियर है? और ये प्योर वाटर नहीं है, इसलिए हम ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे, डिफ्यूजन वी कैन से। जब लोकल आ जाएगा, जब लीफ के अंदर आ गया, तो अगेन लिविंग लोकल ट्रांसपोर्टेशन इज डिफ्यूजन, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट यहाँ पे भी वर्क करेंगे, लेकिन वाटर कॉलम में ऐसा कोई प्रेशर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो लिविंग सिस्टम नहीं है। तो लोकल आने पे वर्क किया, फिर लोकल जाने पे वर्क कर रहा है हर स्टेज पे, क्योंकि ब्रांच है, लीफ है, ग्रोथ है, लिविंग टिश्यू है, वो सब वर्क कर रहे हैं, जिसमें जाइलम पैरेन्काइम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पे ये वर्क नहीं होगा डिफ्यूजन वगैरह का, उसमें आपकी फिजिकल थ्योरी आ गई, ट्रांसपिरेशन पुल वाली, कोहेजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन। इज इट क्लियर? ये पूरा समराइज हो गया। लेबलिंग आप देख लो, फ्लोएम आपको समझ में आ रहा है, जाइलम लिखा ही है, पैलिसेड सेल क्या है, मेसोफिल है, ये स्पॉन्जी है, स्पेस है, गोल नहीं दिख रहा तो भी आप जान लो स्पॉन्जी है। एंड एयर स्पेस हो गया,
Water movement in the leaf, evaporation from the leaf sets up a pressure gradient between the outside air and the air spaces of the leaf. The gradient is transmitted into the photosynthetic cells and on the water filled xylem in the leaf bed. तो डिपेंडेंट है क्योंकि सेल भी आपका ये वाटर इसके लिए कैसा हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, ये हाइपर होगा तो तुरंत तुरंत वाटर बाहर आने लगे। तो एवरीवेयर आपको जितने कॉन्सेप्ट बता दिए वो सब एक साथ, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एक साथ अप्लाई हो। ठीक है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन सब कुछ अप्लाई हो। अब क्वेश्चन नोट करो बियॉन्ड द एनसीईआरटी। चलो फटाफट कुछ चीजें नोट्स में लिखना, बाकी हम पीडीएफ बना के लिख। बिटवीन टू गार्ड सेल, समझो इसको, इस साइड यही दो गार्ड सेल की बात हो रही है। यहाँ पे मिडिल लैमेला होगा क्या? नहीं होगा, नहीं तो ये सीमेंटिंग लेयर फिक्स कर देगा इसको, तो दैट्स व्हाई मिडिल लैमेला इज एब्सेंट। इधर दूसरी जो सेल होगी सब्सिडरी सेल, वहां पे मिडिल लैमेला होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन एंड इलास्टिक व्हाइल द इनर वॉल इज थिक एंड नॉन इलास्टिक। ये जब आपसे पूछा जाएगा तो आप एड ऑन करना और इसको आप डबल स्टार लगा के नोट करना, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ इलास्टिक की बात की। ओके, इनर वॉल को थिक और इलास्टिक लिखा है एनसीईआरटी में, जबकि हायर स्टडी ये कहती है कि इनर वॉल इज थिक एंड नॉन इलास्टिक, आउटर वॉल इज इलास्टिक। दैट्स वाई उसने टर्जिडिटी बाहर की तरफ अलाउ की है और उसकी वजह से फोर्स आते हैं। बट एनसीईआरटी ने दोनों के लिए इलास्टिक, थिन एंड इलास्टिक यूज कर लिया और आउटर के लिए सिर्फ थिक यूज किया। तो ये आप डबल स्टार करके लगाना, लड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन से, मेंशन कर दिया मैंने रीजन, वो आप बस ध्यान दें क्योंकि ये पीवाईक्यू है और आया था तो यही करेक्ट। ठीक है, नॉन इलास्टिक इनर वॉल, और आप भी सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। ईच गार्ड सेल हैज अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विद क्लोरोप्लास्ट। मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है, जो नॉर्मल प्लांट सेल के फीचर है वो तो रहेगा ही। ओके, मैच्योर है तभी मॉडिफाइड हुआ है, तो सेंट्रल वैक्यूल होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और एपिडर्मल मॉडिफाइड सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंस होता है, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी चलेगा, तो गैसेस एक्सचेंज जो आप देख रहे हो उसमें एकदम एक्टिव रोल प्ले करता है स्टोमेटा। बट फिर भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क में आएगा तो आप ट्रांसपिरेशन को प्राइमरी बोलोगे। The guard cell differ from other epidermal cell in having chloroplast and in shape and size, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसके फीचर्स है, जो मिडिल लैमेला का अब्सेंस होना है दो सेल के बीच में और जो सब्सिडरी सेल के साथ उसका एसोसिएशन होता है, ये सब क्या है, डिफ्रेंशिएटेड मैकेनिज्म है जिससे उसने अपने को बाकी एपिडर्मल सेल से डिफ्रेंशिएट कर लिया, डेवलप करते वक्त अलग हो गई। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट आप मेन याद रखो, बाकी चीजें जो मैंने बोला दैट इज कीप इन योर माइंड। जो उसका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो एडॉप्टेशन आएगा वो तो रहेगा ही। गार्ड सेल्स आर स्मॉलर देन द अदर एपिडर्मल सेल। मोनोकॉट प्लांट गार्ड सेल आर डम्बल्स, ये सब तो आप जानते हो, स्मॉलर आप लिख सकते हो, इससे सब्सिडरी सेल साइज में बड़ी होती है। ओके, गार्ड सेल छोटी होती है और दोनों मिलके बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस या कॉम्प्लेक्स। गार्ड सेल, पोर, सब्सिडरी सेल, पुराना इमेज है, देखा हुआ है तुमने, रेडिली अरेंज्ड सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। अब इससे हम बात करते हैं तुम्हें कि ये अरेंज अगर ऐसे होता तो ये टर्जिडिटी के टाइम ये इस तरीके से खींचता, इस तरीके से खींचने पे तो ये ओपन ही नहीं होगा ना, ये ऐसे लंबा हो जाता, हमें इसको ओपन करना है, दैट्स व्हाई रेडियली। पुलिंग का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि ये इधर जाए ये इधर जाए और बीच से जुड़े रहे, नहीं तो इधर इधर जाके हमेशा के लिए ओपन हो जाए, इसलिए ज्वाइनिंग भी बीच से है, दे आर ज्वाइंट, तो एक लेवल तक ही वो एक्सपेंड कर सकते। ठीक है, सब्सिडरी सेल, एसेसरी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा जनरल पर स्क्वायर सेंटीमीटर 1000 to 60,000 स्टोमेटा आर प्रेजेंट।
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप पर स्क्वायर सेंटीमीटर में देख रहे हो एरिया में तो इतना मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करो। सैलिसबरी इज द साइंटिस्ट प्रपोज द टर्म स्टोमेटल इंडेक्स, जिससे कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज पर्टिकुलर प्लांट का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो अपने आप में 90% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कितना तेज चल रहा है, कैसा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज इंडेक्स आई स्टोमेटल इंडेक्स एस डिवाइडेड बाय ई प्लस एस। एपिडर्मिस पे है, टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल ले लो, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा। कोई बड़ी मैथ नहीं है, आपको उसमें से ही निकालना है ना, सिर्फ स्टोमेटा फंक्शन कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन का, तो यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज रिलेशनशिप अमंग द एपिडर्मल सेल एंड स्पेसिफाइड एपिडर्मल सेल। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा को डिवाइड कर लो टोटल नंबर ई प्लस एस, पर यूनिट एरिया में कैलकुलेट करके रिजल्टेंट आ जाता है। जो आपको उस वक्त मिलता है वही उसका ट्रांसपिरेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने में रोल प्ले करता है। देन साइज ऑफ स्टोमेटा, ये भी वेरी करेगा। छोटा स्टोमेटा है तो कम ट्रांसपिरेशन होगा, छोटा पोर होगा। बड़ा लार्जर स्टोमेटा है तो लार्जर पोर होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगा। 3 to 12 म्यू एम एल माइक्रोमीटर व्हेन इट इज फुल्ली ओपन। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे समझो। स्टोमा है बेटा, दोनों गार्ड से ला जाएगा, और वैसे तो मेनली पोर आता है, पोर का साइज आएगा जब फुल्ली ओपन है दिस में। लेकिन आपकी एनसीईआरटी गार्ड और स्टोमेटा सिंगल फॉर्म वहां पे थोड़ा मिस्टेक कर रही थी, इसलिए आप इसमें ज्यादा उलझना। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा द प्लांट्स आर फॉलोइंग टाइप। हो गया नोट? इसको मत कर देना कि डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, दिस इज यूनिट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया। ऊपर है फॉर्मूला I इज इक्वल टू स्टोमेटल इंडेक्स है I विच इज S डिवाइडेड बाय E प्लस S। या छोटे इसे अच्छा कुछ पॉइंट आप नोट कर लो। स्टोमेटा ऑफ एक्विसिटम ऑलवेज रिमेन ओपन, क्लोजिंग का कोई फिनोमिना नहीं है, दैट इज ऑलवेज ओपन टाइप ऑफ स्टोमेटा। एक्विसिटम कहाँ पड़ा हुआ है? टेरिडोफाइट, ठीक है, फर्स्ट टेल। द ब्लू लाइट इंड्यूसेस मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ये भी आप नोट डाउन करके रखो। ब्लू लाइट समझ में आ रहा है ना? विबग्योर सुना है कभी? प्रिज्म सुना है? हाँ, ठीक है, प्रिज्म से जो स्कैटर करते हैं और 7 लाइट के कलर दिखते हैं, वही ब्लू लाइट की बात हो रही है। तो ब्लू लाइट इंड्यूसेस मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये सब पीवाईक्यू। अब मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाएंगे बेटा, एकदम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ आपको एनसीईआरटी के बाहर जाना है। हिस्टोरिकल हम खुद ही स्किप कर रहे हैं। अब आप कुछ टर्म्स लिखते चलो, फोटो एक्टिव एंड स्फोटो एक्टिव टाइप्स ऑफ स्टोमेटा मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। ओके, जो दिन में ओपन होते हैं या लाइट के प्रेजेंस में ओपन होते हैं। दिन और रात का मतलब हमेशा ये लाइट और डार्क नहीं होता है, अभी फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि डार्क रिएक्शन इज नॉट कि अंधेरे में होने वाला रिएक्शन। तो उन सब पे हम बात करेंगे जैसे जैसे आए। लाइट के प्रेजेंस में रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, दैट इज द रिस्पॉन्ड। रात के टाइम में भी अगर आपने आर्टिफिशियल लाइट लगा दी है और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि वो डार्क है, दैट इज लाइट। ओके, तो ओपनिंग इन लाइट एंड क्लोजेज इन डार्क, और इसको आप रिलेटिवली कहते हो कि डे ओपनिंग एंड नाइट क्लोज। डे में ओपनिंग रहेगी एंड नाइट में क्लोज रहेगी।
टाइप क्या हो जाएगा, फोटो एक्टिव। फोटो का मतलब होता है लाइट, एक्टिव है मतलब ओपन हो रहा है, ओपन होगा तभी ट्रांसपिरेशन होगा। तो लाइट के प्रेजेंस में ओपनिंग एक्टिव है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन भर ओपन और क्लोज हो जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग चलता रहेगा। सारे मतलब जो मैं समझाती हूँ तो वो एकदम ध्यान में रखना, तुम लोग ओपन करके वहीं पे अटक जाते हो, फिर रात का इंतजार करोगे अगले कॉन्सेप्ट पे जाने। वो नहीं है, जैसे जैसे टर्जिडिटी लूज होगी वो क्लोज हो जाएगा, फिर ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा आर फोटो एक्टिव, तभी आपने रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में दिन वाला ग्राफ देखा था। द सकुलेंट इन सकुलेंट प्लांट लाइक एलोवेरा, ठीक है, जेरिक है लेकिन उनके अंदर वाटर कंटेंट म्यूसिलेज के फॉर्म में रहता है, ये हमने पहले भी बताया। ऐसे प्लांट के कैटेगरी को आप क्या बोलते हो, सकुलेंट प्लांट। फ्लेशी प्लांट, नागफनी, कैक्टस, ये सब इसी में आ जाता है। एलोवेरा, द स्टोमेटा ओपन एट नाइट, एक तो वो खुद वाटर से स्ट्रेस कंडीशन में रह रहे हैं, टेक्निक समझो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। अगर उन्होंने दिन में ही ओपन कर दिया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ट्रांसपिरेशन, तो जो उनका वाटर स्टोरेज है, फ्लैशिंग उनको बना रहा है, वो भी तो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, तो इट इज लाइक कि क्लोज रखो, दिन के टाइम में क्लोज रखो और रात में ओपन करो, तो लाइट और डार्क एंड डे एंड नाइट। तो नाइट में ओपन एंड डे में क्लोज। The stomata open at night and closes in daytime. These stomata are known as scotoactive. ओपनशिया वगैरह आपके इसमें ही आ जाता है। एग्जाम्पल आप लिख लो, ब्रायोफिलम, जो आपके इधर उधर पढ़ा हुआ है वही एग्जाम्पल है यहाँ पे, दैट्स वाई वो क्वेश्चन बनते हैं। ब्रायोफिलम लीफ बॉडी में हमने पढ़ा है, एडवेंटेशियस फ्रूट में भी नाम आया था। ओपनशिया पढ़ा हुआ है, कैक्टस पढ़ा हुआ है, सकुलेंट एलोवेरा, एलोवेर पढ़ चुके हो। प्लांट्स ऑफ फैमिली क्रेसुलेशियन प्लांट होते हैं जो कि कैम साइकिल को शो करते हैं, बस अभी लिख लो, सब आता जाएगा एक एक करके, एक ही दिन में सब नहीं समझना अपने को, लेकिन कोई चीज जो रिलेटेड है वो एक जगह नोट्स में रहना चाहिए। Okay, क्रेसुलेसी इज द प्लांट फैमिली, क्रेसुलेशन प्लांट बोलते हैं इनको, कैम प्लांट। ये आपको समझा दिया। मार्जिन ऑफ आउटर वॉल पे, व्हेन द गॉड सेल बिकम टर्जिड इट गेट्स वेल, आउटर वॉल बेंट आउटवर्ड्स बिकॉज इट इज इलास्टिक एंड थिन, ये एक्सप्लेनेशन है। द इनर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड नॉन इलास्टिक, इट डज नॉट बेंट आउटवर्ड, लेकिन उसको मेडलरी रे उसको सॉरी माइक्रोफाइब्रिल की जो रेज है वो उसको खींच रही है, पुल कर रही है। ड्यू टू बेंडिंग ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल द स्टोमेटल अपर्चर ओपन्स। अगर आपसे कोई डिटेल पूछता है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोमेटल अपर्चर ओपन होने में इलास्टिसिटी आउटर वॉल की वर्क करेगी। ये आप ध्यान रखना, जब क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, दोनों में ऑप्शन पूछा जाएगा, तब आपको ये रहना चाहिए क्लियर एकदम। इलास्टिक कौन होगा, जो एकदम बाहर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, दैट इज आउटर वॉल। इनर वॉल अगर इलास्टिक हो जाएगा तो वो तो छू जाएगा, उधर आउटर तक पहुंच जाएगा, उसको थोड़ा नॉन इलास्टिक होना पड़ेगा, तब वो रिजिड है, एक लिमिट पे आके वो रुका है, अदरवाइज वो इलास्टिसिटी की वजह से तोड़ के आगे चली जाती है और टर्जिडिटी बढ़ती जाती है। ओके,
तो आप एक छोटा सा ये इमेज बना लो, थिन आउटर वॉल, थिक इनर वॉल। थिन आउटर वॉल को आप इलास्टिक लिखो, इसको लिखो नॉन इलास्टिक, लेकिन स्टार मार्क लगा के, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये फॉर नॉलेज है, और जब पूछा जाएगा तभी आपको ये बताना। गार्ड सेल टर्जिड, स्टोमेटा ओपन, गार्ड सेल फ्लैसिड, स्टोमा क्लोज। स्टोमा इसलिए मैं बार बार तुम्हें बोलती हूँ, एकदम थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओपनिंग पोर इज स्टोमा, ठीक है, पोर। बाकी जो लिखा है वो लिखा है, वो तो आपको रखना ही है। क्लियर है? When the guard cell become flaccid, जो टेंशन क्रिएट हुआ था वॉल पे, जो उसको ओपन कर रखा था, वो सब रिलीज हो जाएगा। The stomatal aperture closes। ये सब सेंटेंस है, कहानी एक ही है, उसको अलग अलग सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यूज में। Thus, it is shape of the guard cell which bring about the opening and closing of stomata। ये कंक्लूजन है, जर्सन रीजन का पॉइंट है, पीवाईक्यू एम्स में पूछा गया था। शेप ऑफ गार्ड सेल ही डिफाइन कर रहे हैं ना, कि उसका एक्चुअली जो मेन शेप आपने कब देखा था किसी भी सेल का, मैक्सिमम शेप टर्जिडिटी पे पता चलता है, ये हमने पढ़ा है। तो जब टर्जिड हुआ है तो उस टाइम उसका जो शेप है दैट इज द ओरिजिनल शेप ऑफ गार्ड सेल, और उसकी वजह से ओपनिंग हो गई। तो इट इज द शेप ऑफ द गार्ड सेल विच ब्रिंग अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर जैसे पानी मूव होगा उससे वाटर निकलेगा, वो फ्लैसिड होगा तो क्लोजिंग की तरफ आ जाएगा। थेरीज टू एक्सप्लेन में हम आते हैं आप। ठीक है, स्टेवर्ट्स की थ्योरी, जो स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस है। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा दिमाग खोल के रखो, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है, सुगर में सुक्रोज की बात होगी, एंड स्टार्च इज स्टार्च जो स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो किस तरीके से मैकेनिज्म चलेगी, स्टेवर्ट ने दिया था 1964, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विच इज ऑस्मोटिकली एक्टिव। ये आपके क्वेश्चन, ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, मतलब सॉल्ट की तरह, सॉल्यूट की तरह वर्क करे। वो भी आयनिक सॉल्यूट नहीं होता है। सॉल्ट जो होता है NaCl, वो मैंने बताया था आयनिक सॉल्यूट हो, ठीक है। जब ब्रेक डाउन होगा, आयनाइजेशन हो जाएगा उसका, तो वो दो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है, Na+Cl-। इन डे टाइम अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो जो स्टोर फूड है उसको कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज में, इट बिकम्स ऑस्मोटिकली एक्टिव। वो सॉल्यूशन में है, वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है, ठीक है। तो वो वाटर को पुल करेगा, अंदर धकेलेगा, अंदर खींचेगा, एज ए रिजल्टेंट टर्जिडिटी, एंड टर्जिडिटी से ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये तुम नोट नहीं करो, इसको हम सेंड करेंगे। इन नाइट, थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ग्लूकोज को फिर से स्टार्च में कन्वर्ट करना है, ताकि ऑस्मोटिकली जो एक्टिव था वो एक्टिविटी उसकी खत्म हो जाए, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव हो जाए, और वाटर बाहर निकले। ओके, दैट्स व्हाई क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कॉज होगा। और ये सेम मैकेनिज्म डे के टाइम में अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है तो भी क्यों ओपनिंग रहेगी, वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो ये थेरीज होती है जो कि एक किसी पैरामीटर पे दे दी जाती है, डे टाइम नाइट टाइम। हम डिस्क्लेमर आपको देते जा रहे हैं कि ऐसा नहीं रहेगा कि वो ओपन है तो ओपन ही रहेगा, क्लोज है तो क्लोज ही रहेगा। एज पर रिक्वायरमेंट, जो उसकी फिजियोलॉजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो वॉल तो वॉल है, वो वर्क करेगी। आप बलून लेके घूम रहे हो, बलून में हवा भरोगे तो वो फूलेगा। दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डे एंड नाइट। समझ में आ रहा है? तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो ओपन होगी, वाटर अवेलेबल है तो वाटर मूव करेगा। लेकिन कभी जो थ्योरी होती है ना, वो कुछ कंडीशन, कुछ एजम्पशन लेके बता दिए जाते हैं, दैट्स व्हाई वहां पे मेंशन होता है। चलो अभी ध्यान से देखो, ओपनिंग पहले देखते हैं। स्टोमेटा ओपन कब? डे टाइम में। तो ऊपर वाला पोर्शन रिएक्शन चलेगा। स्टार्च है, स्टार्च को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जस्ट फॉस्फेट का पोजीशन मूव होता है। ये सब हम तुम्हें पढ़ाएंगे ग्लाइकोलिसिस के टाइम।
ओके, एंड फाइनली फॉस्फेट उससे रिमूव कर लो तो बन जाएगा वो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करना था, ग्लूकोज है ऑस्मोटिकली एक्टिव। ओके, एंड इट रिजल्ट वाटर एंटर करा लेगा और टर्जिडिटी और स्टोमेटा ओपन। क्लियर है बच्चा? अब म्यूटेज एंजाइम क्या होता है, फॉस्फेटेज एंजाइम क्या होता है बताने को यहाँ पे भी बता दें, बट तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा सब, तो अभी रहने दो। म्यूटेज जस्ट स्ट्रक्चर वही है, देखो ये भी ग्लूकोज है, ये भी फॉस्फेट है, लेकिन पोजीशन चेंज हो गया, म्यूटेशन कर दिया, उसकी जगह चेंज कर दी। 1 कार्बन पे था तो 1 फॉस्फेट, 6 कार्बन पे हो गया तो 6 फॉस्फेट। मॉलिक्यूल वही है, पोजीशन बदली है तो म्यूटेशन। एंजाइम म्यूटेज। फॉस्फेटेज जिससे फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकाल लिया जाए वो होता है फॉस्फेटेज। ठीक है, फॉस्फोराइलेज जिससे फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाए वो होता है फॉस्फोराइलेज। बट इसमें अभी आपको नहीं जाना है, ये सब हम जब पढ़ाएंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन तब आएंगे। ओके, स्टोमेटा ओपन। नाउ नाइट टाइम में देखते हैं स्टोमेटा क्लोज होने के लिए क्या चाहिए। अब अंदर क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बताओ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाओ। एंड अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखना, पीएच, पीएच भी वेरी करता है। यहाँ पे पीएच 7, यहाँ पे पीएच 5, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाला फेवर करता है ओपनिंग के रिएक्शन को, एंड एसिडिक फेवर करता है क्लोजिंग के रिएक्शन को। किसके, स्टोमाटा गार्ड सेल के। ठीक है, तो स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया। स्टार्च क्या है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, तो उसके थ्रू अब वाटर अंदर नहीं आएगा, वो वाटर के खींचने में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है। उसके थ्रू अब वाटर अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो भी वहां सॉल्यूट वगैरह प्रेजेंट है वो गार्ड सेल में वाटर को बाइंड करके नहीं रख रहे, नहीं खींच रहे, तो वाटर बाहर चला गया और एज ए रिजल्टेड टर्जिडिटी लॉस एंड स्टोमेटा क्लोज। मैकेनिज्म समझ में आए? अभी हम इसके रिएक्शन पे भी जाते, दैट्स व्हाई हम बोल रहे, इतना समझ में आया? देख लो एक मिनट ध्यान से, फिर शाम को इसको ड्रॉ कर ले। ये सब क्वेश्चन है बेटा, आप रिवाइज करोगे आपको सॉल्व करने के लिए आएगा। इसमें वहां पे क्लोरोप्लास्ट को दिया गया है ताकि ग्लूकोज बनता रहे, लोकली ग्लूकोज बने, कन्वर्ट हो मैच्योर सेल। ओके, स्टार्च भी रहे वहां पे, ग्लूकोज भी रहे। क्लियर बच्चा? Thus, according to this view, the closing of stomata is an active process which consumes energy. देखो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे, इधर से अगर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, वहां पे भी आप काइनेटिक एक्टिविटी देखोगे, काइनेज एंजाइम आएगा, सेम रिएक्शन है। ग्लूकोज का पहला ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप ये है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, तो उसी पे बात करेंगे अपन बाद में। Thus, according to this view, the closing of stomata is an active process. It consumes energy, metabolic. Researchers show that the opening of stomata is an opening active process, not its closing. फिर डिबेट आया कि ओपनिंग करने में मेहनत लगनी चाहिए, एनर्जी लगना चाहिए, क्योंकि वाटर को खींचना है, सॉल्ट को लाना है। ठीक है, एक हाइपरटोनिक कंडीशन होगा, वो हाइपोटोनिक में कन्वर्ट होगा तो टर्जिडिटी है। तो फिर एक डिबेट है। इन गार्ड सेल ऑफ मोनोकॉट, ये हम इस पे बात करेंगे फिर आगे। इन गार्ड सेल ऑफ मोनोकॉट द स्टार्च इज नॉट ऑब्जर्व, मतलब स्टार्च जो रहेगा वो निग्लेजिबल अमाउंट में मिलेगा। तो जब स्टार्च का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर ये थ्योरी को थोड़ा सा डिसअप्रूव किया गया। फिर आएगा अब इसका डिटेल मैलेट आयन के बनने का और उसके ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें सब्सिडरी सोल का रोल रहेगा। हम पहले तुम्हें रिएक्शन बता देते हैं, फिर हम सब चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, दैट इज द, उसी थ्योरी में आपको बस अप्लाई करना है कि जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करा रहा है वो क्या क्या है, कैसा वो आयन फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है। तो दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन डे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इट डिपेंड्स ऑन पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट। अब हम यहाँ पे तुम्हें कुछ आयन, सॉल्ट और कैसे रिएक्शन होते हैं, क्या बनते हैं वो बताएं। क्लियर? आप सिंपल वाला फ्लो चार्ट देखें, उसके भी सिंपल है जो आपने थ्योरी में पढ़ लिया कि पानी को ऐड कर दिया टर्जिडिटी हो गया। ऐसे कुछ पानी वानी नहीं है जो अकेले अकेले चल रहा है, वो अपने आप में चेन ऑफ रिएक्शंस चल रहे हैं।
तो कुछ रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए जो PYQs में मेंशन है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस अकर्स, तो जो भी CO2 वहां पे प्रेजेंट होगा वो रिमूव होगा, यूज होगा। CO2 का फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। CO2 के रिमूव होने से उस टाइम जो कंडीशन है दैट इज PS7। PS7 पे स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। स्टार्च का कन्वर्जन ऑस्मोटिकली अगर वो इनएक्टिव है तो फिर कैसे होगा उसका प्रोसेस जाना गया, तो वहां पे मिला कि वहां पे मैलेट आयन का रोल है विच इज द आयनिक फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। अब फिजियोलॉजी में हो थोड़ा सा टफ के लिए प्रिपेयर हो, हम बोलेंगे फॉस्फोएनाइल ग्लिसरिक एसिड एसिड बोलेंगे दैट इज ओके, 8 लगा देंगे दैट इज ऑल्सो उसी का आयनिक फॉर्म। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिड इज एसिड, जैसे ही वो रिएक्शन में, यहाँ रिएक्शन इसके आगे होगा तो वो एसिडिक फॉर्म में नहीं रहेगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू COO माइनस। बायोमोलिक्यूल में ज्यूटेराइन पढ़ाया था, याद है कुछ? अमाइनो ग्रुप पे NH3 प्लस एंड CO माइनस, दिस इज ज्यूटेराइनिक इफेक्ट, R और H। याद आ रहा है कुछ? तो जो भी आपका एसिडिक ग्रुप है ना वो कंडीशन में कभी भी ऐसे न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो H प्लस को डोनेट कर देगा, इट बिकम आयनिक, दैट्स वाई मैलिक एसिड को मैं मैलेट भी बोलूंगी, यहाँ पे लिखा भी है मैलेट आयन। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्वेश्चन में भी आएगा तो आपको ध्यान रखना। और ऐसे कई सारे चेन ऑफ रिएक्शंस आपको अब नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिशन के बाद दोनों चैप्टर में देखना है, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, स्टार्च मैलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, अगेन अभी एंजाइम पे मत ध्यान दो। द मैलिक एसिड डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन एंड मैलेट आयन फॉर्म्स, आयनिक फॉर्म में वो प्रेजेंट है। अब पोटेशियम जो एंटर कर रहा है उसको क्या करना है, किसी आयनिक फॉर्म से बाइंड कर ले और वो बन जाएगा पोटेशियम मैलेट। बस इतनी बात तो अभी याद करनी पड़ेगी, देख लो। मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ H प्लस आयन और मैलेट आयन, कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, सिंपल हम वहां पे बताए। द सब्सिडरी सेल्स आर द स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयन, दिस इज अगेन PY, क्योंकि पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। और नॉर्मली भी अगर आपसे पूछता है कोई कि लिविंग सेल में पोटेशियम आयन अंदर होता है या बाहर होता है, द आंसर इज पोटेशियम आयन ऑलरेडी अंदर होता है हायर कंसंट्रेशन में, और उस हायर कंसंट्रेशन को उसको मेंटेन करना होता है, इसलिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा के अपने लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? The hydrogen ions of guard cells are exchanged with the potassium ions of subsidiary cell. इसको बोलते हैं आयन बैलेंसिंग, एक प्लस आयन अंदर आया तो एक प्लस आयन बाहर जाएगा, समझो इसको। मैलिक एसिड से एक H प्लस आयन निकला था वो मैलेट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे वो क्या हो गया माइनस। ओके, अब इस H प्लस को अगर हम बाहर भेज रहे हैं और K प्लस अंदर आ रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है, K प्लस अंदर आया तो फिर से अब आपको इस वक्त इसी पे फोकस करना है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ आपसे, यहाँ पे 300 400 हजारों रिएक्शन चल रहे हैं पैरेलली, वो H प्लस कहीं पे भी जा सकते, लेकिन हम जब एक रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उस पर आपको कांस्टेंट समझना है। तो मैलेट आयन जो यहाँ आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है वो K प्लस आयन के साथ आएगा, K प्लस आयन उससे बाइंड कर जाएगा। तो ये भी अगेन क्वेश्चन है। द हाइड्रोजन आयन्स ऑफ गार्ड सेल्स आर एक्सचेंज विद द पोटेशियम आयन ऑफ सब्सिडरी सेल्स। बातें नहीं करो, पोटेशियम, इसको पंप क्या बोलेंगे एक साथ में, आप बताओ ये क्या है? यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, फटाफट बताओ। एंटीपोर्ट, एक अंदर आया एक बाहर। तो कौन सा पंप यूज हुआ? पंप मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये पहले भी आपको बताया है। तो लिविंग सेल के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम आयन हायर होता है, लेकिन वो उस तरीके से है कि उतना मिनिमम लेवल उसको अनदर प्रोसेस के लिए मेंटेन करके रखना है।
तो आप ये कांस्टेंट नहीं हो जाओगे कि जब हायर है तो यहीं से पोटेशियम चला जाएगा। हो सकता है वो वहीं से पोटेशियम जाना, लेकिन वो जो एक पोटेशियम की कमी हुई उसको वो फुलफिल करके रखेगा, उसको मेंटेन करना है। अगर जस्ट सपोज हम इसको तुमको थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझाने की कोशिश करें तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये K+ आयन 100 रखना ही रखना है। तो जैसे ही मैलेट के साथ एक बाइंड होगा ये 99 हो जाएगा, तो इस 99 को मेंटेन करने के लिए K+ वो अंदर लेगा। समझ रहे हो? तो एक मिनिमम लेवल, जैसे कहते हैं ना अपने अकाउंट में कुछ मिनिमम बैलेंस तो रहना चाहिए, वरना गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो कुछ रिजर्व रहना चाहिए हमें, एकदम ऐसा नहीं कि हाँ खत्म। ओके, तो दिस इज पंप। पंप है मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। ऑपरेट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट कंज्यूम्स एटीपी। हमने जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिख ही दिया तो आगे की लाइन आप रिलेट कर लो, एटीपी यूटिलाइज होगा। The potassium ion in guard cell combined with the malate ion, formation of potassium malate. क्लियर है? पोटेशियम मैलेट वो मॉलिक्यूल है जो ऑस्मोटिकली एक्टिव है, न कि ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज से स्टार्ट किया ताकि आप समझ सको कि ग्लूकोज को रिप्लेस कौन करने वाला। ग्लूकोज जल्दी समझ में आ जाता, पोटेशियम मैलेट थोड़ा सा आपको एडजस्ट नहीं हो। तो इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल एंड एंडोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। एंडोऑस्मोसिस से वाटर इन तो टर्जिट, टर्जिट तो ओपनिंग। क्लियर है बच्चा इतनी बार? The turgor pressure of guard cell increases as a result stomata open. बाकी तो वही वॉल वाला पूरा कॉन्सेप्ट, और चीजें चल रही है आपका जो वॉल इलास्टिक है और दो साइड से ज्वाइंट है, वो सब कांस्टेंट चीजें चल रही है। लेकिन हाइपोथेसिस ये चल रहा है थ्योरी कि वो किस तरीके से ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है। सेम पाथवे आप बना लेना। Starch converted into malic acid enzyme PEP carboxylase pH 7 daytime for the opening. ओके, तो ये सिर्फ हम फोकस किस पे कर रहे हैं कि हाँ फोटो एक्टिव स्टेमेटा कैसे दिन में ओपन होते होंगे, उसके हमें नहीं मतलब है कि वो दिन में क्लोज भी होते हैं, उससे हमें नहीं मतलब। ओपनिंग एंड क्लोजिंग चल रही है, इससे भी नहीं मतलब। अभी हम सिर्फ ओपनिंग के फिनोमिना की बात करें। मैलिक एसिड इट कन्वर्टेड इनटू मैलेट आयन एंड डिसोसिएट, इट इज डिसोसिएशन। समझ में आता है आपको? डिसोसिएशन आयनिक फॉर्म में आ जाना। मैलेट आयन एंड H+ आयन वर्क क्या कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है पोटेशियम, हाइड्रोजन पंप, हाइड्रोजन बाहर भेजो, पोटेशियम अंदर लाओ, पोटेशियम अंदर आया। मैलेट आयन फ्री बैठा है, आयनिक फॉर्म में, ये प्लस फॉर्म में, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुआ, पोटेशियम मैलेट बन गया। पोटेशियम मैलेट ऑस्मोटिकली एक्टिव है, स्टोमेटा को ओपन कर देगा ड्यू टू टर्जिडिटी। इज इट क्लियर? अब इसी को रिवर्स कर दो, साइंटिफिक अप्रोच है, रिवर्स कर दो सारी चीज, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, वापस से आप स्टार्च बना दो। चले दूसरे मेथड पे क्लोज करें। ड्यूरिंग नाइट pH शुड बी pH 5। वाई एसिडिक क्यों गया? दिस इज क्वेश्चन। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो CO2 आता है जब स्टोमेटा आपका क्लोज हो रहा होगा या क्लोज रहता है तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर किया है वो एक्युमुलेट होने लगेगा। और यहाँ आपको प्लांट के भी केस में क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन होता है। तो जैसे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट में CO2 रिलीज करते हो, वैसे प्लांट भी CO2 कुछ अमाउंट में रिलीज करता है, और उसी CO2 को वो फोटोसिंथेसिस में यूज भी करता है। क्लियर? लेकिन अगर जस्ट सपोज फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही है क्योंकि लाइट नहीं है, फिर लाइट डिपेंडेंट है, वो रात के टाइम नहीं चल रही है, तो अब वही CO2 क्या होगा, वहां पे स्टोर हो जाए। CO2 स्टोर होगा तो CO2 की प्रॉपर्टी है वो H+ आयन जो प्रेजेंट है उसके साथ H2CO3 बना के कार्बोनिक एसिड बना दे। एसिड है, एसिड बनते ही pH क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो 7 के नीचे आपको पता होगा एसिडिक pH होता है, 7 के ऊपर बेसिक pH होता है, और 7 क्या है, न्यूट्रल है। तो जो डे ओपनिंग का आपने देखा दैट इज ऑन द न्यूट्रल pH, एंड क्लोजिंग का आप देखोगे वो एसिडिक pH। इन द इवनिंग द प्लांट फेसेस वाटर स्ट्रेस कंडीशन। दिन भर का ट्रांसपिरेशन किया उसने,
ओके, विल्टिंग इफेक्ट दिखता है आपको। अब आप गए तो आपने तो पानी डाल दिया, जो नेचर में प्रेजेंट है उसके पास तो कोई पानी डालने नहीं जा रहा है, मतलब जो ग्राउंड में प्रेजेंट है वो तो बारिश पे डिपेंडेंट है ना, तो उसका तो नॉर्मल अपना ओपनिंग क्लोजिंग चलेगा, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगी। इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन द स्ट्रेस हार्मोन, बस अभी नोट कर लो, एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ये भी लास्ट चैप्टर में आपको कवर होगा, इज प्रोड्यूस्ड बाय द chloroplast of guard cell, first time indicated by Milbaro scientist. एब्सिसिक एसिड का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। एब्सिसिक एसिड जब पढ़ाएंगे तो फिर से आपको ये फिनोमेना बस एक बार रिकॉल होगा कि किस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट्स व्हाई एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये हार्मोन तभी भी वर्क करता है जब सीड डिस्पर्सल होके सीड एडवर्स कंडीशन को वेट करता है कि फेवरेबल कंडीशन आए, वो नेचर में कहीं सीड पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी गाय कैटल ने उसको खाया, उसके बाद उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से वो होके उसके फेसेस से फिर वो रिलीज हुआ और फिर से सॉइल में पड़ा हुआ है, तो कई टाइम तक वो पड़ा है, उस टाइम जो उसको उस कंडीशन में लिविंग रखता है, दैट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, डाउन करके रखना, इनएक्टिव नहीं डाउन करके रखना है, वो भी काम किसका होता है, एब्सिसिक एसिड का होता है। और फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो सीड जर्मिनेट करता है। खैर ये सब बस कथा सुन लो, बाकी तो जितना इस चैप्टर का काम है पहले उतना पैकअप करना। स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, मतलब जो वो पोटेशियम अंदर ला रहा था उसकी एक्टिविटी को क्लोज किया उसने पहले स्ट्रेस हार्मोन ने, ताकि इंडिकेटिव चला जाए भाई वाटर कम है, तुम वाटर को इतना मत खींचो, अब बस रुक जाओ, स्ट्रेस कंडीशन आ गई, और ये इवनिंग के टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। So the uptake of potassium ion from the subsidiary cells to the guard cell stop. It induces the loss of potassium ion from guard cell to the subsidiary cell. पोटेशियम आयन फिर से ट्रेवल कर जाएगा वापस कहाँ, सब्सिडरी सेल में, और ट्रेवल करने के लिए उसको मैलेट आयन को छोड़ना पड़ेगा, तो पोटेशियम आयन अलग, मैलेट आयन अलग. The potassium ion migrates back to the subsidiary cells, and from subsidiary cells the hydrogen ion come back to the guard cell. क्लियर है? अब हाइड्रोजन आया तो वो क्या बना देगा, फिर से वही रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में, मैलिक एसिड बन गया एंड इट इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, conversion into starch and starch is osmotically inactive. At acidic pH, the malic acid is converted into starch. जो रिएक्शन हुआ था स्टार्च से मैलिक एसिड का बनना, वही रिवर्स जा रहा है, मैलिक एसिड से स्टार्च बन रहा है, विच इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। तो जो आपकी पहले थ्योरी मैंने बताया था उसमें ऑस्मेटिकली जो कंडीशन दिया था दैट इज ओके, बट ग्लूकोज को बस रिप्लेस करना है, पीएच पे डिपेंडेंट, और वहां पे मैलेट और पोटेशियम आयन का रोल है। क्लियर है बच्चा? एंड नाउ व्हाट, वाटर बाहर जाएगा तो एक्सोऑस्मोसिस और स्टोमेटोक्लोसिस। वाटर स्ट्रेस कंडीशन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, एसिड हम बोल रहे हैं बट इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ओके, ग्रोथ रेगुलेटर है। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप स्टॉप हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का अपना एक पंप होगा और पोटेशियम का अपना एक चैनल होगा, पंप नहीं होगा, चैनल होगा, ये भी मैंने बताया। जब हमने बताया था सोडियम पोटेशियम पंप, तो मैंने पंप वर्ड यूज किया था, और मैंने पैरेलली बताया था सोडियम का अपना एक चैनल भी होगा, एक क्या कई सारे चैनल होंगे, ठीक है, एक टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हजारों चैनल वर्क कर, और उसी टाइम पोटेशियम चैनल पे, तो नाइट्रोजन सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हो गया है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम अपने हायर टू लोअर आराम से मूव कर सकते हैं पैसिवली विदाउट यूजिंग द एनर्जी। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये वाला पंप क्लोज कर दिया ताकि एंटीपोर्ट जो मूवमेंट चल रहा था वो रुक जाए। नाउ पोटेशियम अपने हायर कंसंट्रेशन से बाहर लोअर कंसंट्रेशन सब्सिडरी की तरफ जा रहा है, जहां से वो आया था इसलिए वहां कंसंट्रेशन लो हो रखा है, उधर मूव कर गया, एंड हाइड्रोजन आयन अपने हायर से अपने लोअर गार्ड सेल की तरफ आ गया और मैलेट आयन के साथ बाइंड करके मैलिक एसिड बना दिया और पोटेशियम रिलीज होकर बाहर चला। मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टार्च से ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है और वाटर मूव कर जाएगा बाहर की तरफ, एक्सोऑस्मोसिस, एंड एज ए रिजल्टेंट गार्ड सेल क्लोज, स्टोमा क्लोज मतलब
इज इट क्लियर? एकदम तुम लोग आउट हो गए भाई आज तो। बताओ। ब्लैक स्क्रीन पे पढ़े? कुछ चीजें कांस्टेंट चल रही है, दैट इज ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, और उसमें प्रेजेंट स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी कांस्टेंट है। वहां है गार्ड सेल, वहां है पोर, स्टोमा, और वहां पे है उसकी सब्सिडरी सेल्स। ओके, गार्ड सेल बाकी कहानी कांस्टेंट चल रही है, कैसा उसका सेल वॉल है, कैसे माइक्रोफाइब्रिल है, वो सब कांस्टेंट कहानी चल रही है। कहाँ से वो ज्वाइंट है, कहाँ से वो फ्लैंक है, इतनी तो समझ में आ गई ना बात। स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल स्टोमेटा इतना तो क्लियर है। ठीक, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? थिकनिंग, थिन, इलास्टिसिटी। थिन, इलास्टिक, लो वो भी लिख देते हो। आउटर वॉल, थिक, इलास्टिक आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इनर वॉल, स्पेलिंग सही लिखना है यहाँ पे इलास्टिक, ठीक है। थिक, इलास्टिक, इनर वॉल। फिर क्या पॉइंट याद रखना है? रेडियल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। ये 3 पॉइंट उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एंड और आपको क्या जानना है? सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट है, तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहा है? स्टोमेटल apparatus, यूनिट, कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल। अपार्ट फ्रॉम की कितने नंबर हैं, क्या है, कैसा सरफेस है, कितनी बड़ी लीफ है, कैसा प्लांट है, उसको एक साइड रखो। कॉमन अब हम जा रहे हैं मैकेनिज्म पे। स्टोमेटा है तो उसको ओपन और क्लोज होना पड़ेगा। ओपन और क्लोज है तो उसकी कुछ मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये कहती है कि वहां पे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो कन्वर्जन भी होगा सुक्रोज में। सुक्रोज का कन्वर्जन भी होगा तो स्टार्च में। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है। अब फोटोसिंथेसिस चले या ना चले, वहां पे स्टार्च तो स्टोर होगा ही होगा, क्योंकि जितना अमाउंट ग्लूकोज बनता है, यूज होता है, उससे कई ज्यादा अमाउंट में कन्वर्ट होता है, तभी आपके पूरे धरती की फूड साइकिल चल रही है। ओके, नाउ व्हाट, आपको स्टार्च से स्टार्ट करना है। और पीएच की कंडीशन याद रखनी। फर्स्ट है 7। ओके, कहा हो आप? गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल के बाहर कौन सी सेल है? सब्सिडरी सेल। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग किसकी होनी है? तो ओपनिंग क्लोजिंग पे दिखेगा आपको पोर ओपन होने ऑलवेज। ये सब तो कंडीशन हो गया। तो गार्ड सेल के अंदर मेथड क्या चल रहा है भाई? स्टार्च को लिया उसने, स्टार्च जो कि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, मतलब वो वाटर को नहीं खींच सकता है, नहीं वाटर उससे अंदर आएगा, टर्जिडिटी नहीं होगी, उसको कन्वर्ट कर दिया मैलिक एसिड। अब डिटेल हम नहीं लिख रहे हैं, आप सिर्फ सिंपल समझो पहले। मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। मैलिक एसिड डिसोसिएट होगा, ब्रेकडाउन होगा मैलेट आयन में और H+ आयन में। ये कंडीशन कहाँ है? गार्ड सेल के अंदर। दूसरी कंडीशन हम क्या कह रहे हैं? सब्सिडरी सेल में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए नियर बाई नेबरिंग सेल कौन सी है? सब्सिडरी सेल है। सब्सिडरी सेल की कहानी क्या है? वहां पे पोटेशियम का स्टोर हाउस है। ऑलरेडी लिविंग सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, लेकिन स्टोर हाउस मतलब गोदाम। तो सब्सिडरी सेल में गार्ड सेल के कंपैरिजन में पोटेशियम आयन ज्यादा है। अब पोटेशियम आयन को अंदर लाना है और ये H+ आयन को बाहर ले जाना है। ओके, ये सब्सिडरी सेल में चल रही है कहानी। बाकी उसकी कहानी से मतलब नहीं कौन सी मेटाबॉलिज्म चल रही है, हमें जिससे काम है पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन को हमको लाना है अंदर, H+ आयन को हमको ले जाना है सब्सिडरी सेल में। जो पंप यूज होगा दैट इज हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, 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 हाइड्रोजन पोटेशियम पं
पंप आते ही आपको कुछ चीजें फिर ध्यान में रखना है। इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी को यूज होगा। तो जो साइंटिस्ट ने डिनाई किया था ग्लूकोज वाली थ्योरी में कि ओपनिंग के टाइम में एनर्जी लगना चाहिए, कोई चीज ओपन हो रहा है, खींच रहा है, उस टाइम आप बोल रहे हो एनर्जी नहीं लगा और क्लोज करने के लिए आपने एनर्जी लगा दी, तो इससे साइंटिस्ट लोग जस्टिफाई नहीं हो रहे थे, एग्री नहीं हो रहे थे। तो और स्टडी हुई उस पर, दूसरे साइंटिस्ट आए, तब उन्होंने प्रूव किया कि हाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो आपका वही चल रहा है जब आपका ओपनिंग हो रहा है, एनर्जी वही यूज हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेस एटीपी। ओके, तो हाइड्रोजन बाहर, पोटेशियम आयन, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा। आयनिक बैलेंस जो सेल का है वो मेंटेन है। अब जो पोटेशियम आयन अंदर आया था, पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा स्टेप, पोटेशियम आयन जो अंदर है दिख रहा है ना तुमको, के प्लस प्लस मैलेट आयन, इसके बीच में रिएक्शन करा दिया अपन ने, अब क्या बन गया, पोटेशियम मैलेट। और हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि पोटेशियम मैलेट जो है ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है, तो ग्लूकोज की कहानी खत्म, ऑस्मोटिकली एक्टिव हमें मिल गया पोटेशियम मैलेट। चाहिए था वहां कुछ जिसकी वजह से वाटर फ्लो करे अंदर की तरफ आए, ऑस्मोटिकली एक्टिव है तो अब इससे वाटर अंदर फ्लो होगा। वाटर इन प्रोसेसेस, एंडोऑस्मोसिस किसके अंदर, ये कहाँ हो रहा है, ये गार्ड सेल में अंदर, ये वाली प्रोसेस पूरी गार्ड सेल में चल रही है। इसको छोड़ दो ब्लू वाले को, तो बाकी जितना भी प्रोसेस मैंने लिखा वो गार्ड सेल में चल रहा है। वाटर इन प्रोसेसेस एंडोऑस्मोसिस, एज a resultant guard cell become turgid, guard cell turgid, स्टोमेटा ओपन, कहानी खत्म। जनरल हम देखें मेनली ये किस टाइम होता है, डे के टाइम में, इसलिए हमने इसको लिख दिया डे टाइम। इज इट क्लियर? इसी तरीके से जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाता है ना, शाम को बैठते हो जरा लिखा कर, जिस दिन इतना हो जाएगा उस दिन कोई तुम्हारा कोई एमसीक्यू गलत हो ही नहीं सकता। इट इट नीडेड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग गया, यहाँ पे स्टेप याद है, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था वो आपने, अब ये तो खुद ही एक पाथवे है, तो ये तो पाथवे बन गया। आप नॉर्मल जो थ्योरी भी पढ़ते हो उसको अगर आपने स्टेप बाय स्टेप एरो लगा के लिख दिया तो उस दिन का काम पूरा हो जाता है, और इट विल टेक ओनली 15 मिनट। करके देखा करो, इससे ज्यादा नहीं लगता है तो ठीक है। अब रिवर्स वाला कैसे जाएगा, रिवर्स वाले में आपको ध्यान रखना है एब्सिसिक एसिड का रोल है। एडिशनली आप किसके बारे में बात कर रहे हो, एब्सिसिक एसिड। अब हम पूरा बना नहीं रहे हैं, ध्यान से देख लो यहीं पे, एब्सिसिक एसिड दैट इज स्ट्रेस हार्मोन या पीजीआर, पूरा एक चैप्टर है आपका पीजीआर पे, सबसे लास्ट फिजियोलॉजी। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ओके। लेकिन ये स्ट्रेस करता है, स्ट्रेस कंडीशन में भी बचा के रखना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी होती है, अदरवाइज वो सीड वगैरह सब खराब हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसा हार्मोन नहीं है जो बुराई कर रहा है, अपन ऐसा ले लेते हैं स्ट्रेस हार्मोन, मैम एब्सिसिक एसिड तो एकदम बेकार है, नहीं, इसका अपना काम है। एब्सिसिक एसिड सबसे पहले क्या इसको स्टॉप करना है, ये ट्रांसपोर्टेशन, अब हम जहां मार्किंग कर रहे हैं बस उसको फोकस करना, ये वाला ट्रांसपोर्टेशन जो चल रहा था सबसे पहले उसने इसको बंद कर दिया। लेकिन पोटेशियम का अपना ट्रांसपोर्टेशन चैनल और हाइड्रोजन आयन का अपना चैनल ऑलरेडी ओपन है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, और पोटेशियम आयन वापस बैक टू सब्सिडरी, ये आया बैक, सब्सिडरी में वापस आ गए। और सेम वे में H प्लस आयन आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि आयनिक जो प्लस आयन का कंसेंट्रेशन है वो उतना ही रह जाए। जब हम आयनिक बैलेंस कहते हैं ना, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि कौन सा आयन वहां पे प्रेजेंट है, इट इज रिलेटेड टू नेट चार्ज, नेट पॉजिटिव कितना है, नेट निगेटिव कितना है। ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी, नर्वस सिस्टम इसी पे वर्क करेगा बेटा, बहुत सारे बार ये काम आए, कई बार काम आएंगे सब टर्म, क्लियर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम आयन बाहर गया सब्सिडरी में, तो हाइड्रोजन आयन अंदर आया, हाइड्रोजन आयन अंदर आया तो मैलेट आयन के साथ बाइंड करके वो मैलिक एसिड बना दिया। नाउ पीएच क्या है, 5,
क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड भी बनता है, उस पर अभी आप मत उलझो, वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बता देंगे। वहां पे भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, CO2 ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैलिक एसिड से स्टार्च बन गया। स्टार्च जो है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, वाटर का लॉस हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा एंड स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है? इज इट क्लियर ना? अभी ठीक है? तो अच्छा से तो लिखा था वहां पे, ये तो बल्कि हमने उलझा दिया, ये भी तो अच्छा से है। क्लियर है बच्चा? समझ में आया ना? Role of permeability and ions in opening and closing of stomata were present proposed by Lensford। छोड़ दो, चैलिक ये भी छोड़ दो, बॉलिंग भी छोड़ दो, लेविट याद। Proposed active potassium ion transport mechanism for opening of stomata, लेविट। छोड़ा इसलिए दिए क्योंकि अभी साइंटिस्ट तो आप एनसीईआरटी पे ही फोकस्ड आ रहे हैं। लेविट एक थोड़ा सा याद रखो। कंक्लूजन कर लेते हैं। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, नॉट द क्लोजिंग, ये प्रूफ हो गया। इमेरा रिपोर्टेड, अगेन साइंटिस्ट है, द एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन द गार्ड सेल व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू लाइट। दिस वाज कंफर्म्ड बाय कुजिनो। अगेन हायरार्की वाली बात है। विल्मर रिपोर्टेड दैट द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ऑर्गेनिक एसिड लाइक मैलिक एसिड इन द डे टाइम। तो एक एक स्टेप पे अलग अलग साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाय एब्सिसिक एसिड। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर है आपकी हिम्मत तो हम एक और प्रोसेस बता दें, पढ़ लोगे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी समझ में आया ना। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि वाटर स्ट्रेस दिन में हो रखा है, वो ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस कंडीशन के प्लांट हैं, सकुलेंट प्लांट हैं, जेरिक प्लांट हैं, उन्होंने अगर दिन में ओपन कर दिया तो दिक्कत हो जाए, वाटर का लॉस एकदम इतना ज्यादा हो जाएगा कि उनका सर्वाइवल, उनका मेटाबॉलिक वाटर भी नहीं बचेगा जो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। तो वो नहीं बचेगा तो वो प्लांट फूड क्या बनेगा? ओके, दैट्स इनका एडॉप्टेशन है कि वो रात के टाइम में अंधेरे में, समझ लो, ओपन करेंगे स्टोमेटा को। इन फ्लैशी और सक्लेंट प्लांट, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। The process of scotoactive opening of stomata was first discovered in Crassulaceae family, जिसका नाम आता है Crassulacean acid metabolism। तो अपने आप में एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसकी मेटाबॉलिज्म की साइकिल आपको पढ़नी है। कैम प्लांट में बताएंगे हम आपको फोटोसिंथेसिस में। कैम साइकिल फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय निशिदा एंड रोहानी। कहीं कहीं थोड़े से इंडियन नाम आ जाते हैं। अब बस इसका तुरंत आप देखो कि क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है। स्टार्च एक्युमुलेट है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड PEP, पेप। ओके, पेप कार्बोक्सिलेज, जो पेप पे कार्बोक्सिलेशन करे वो इस एंजाइम को कहते हैं। अगेन हम बोल रहे हैं एंजाइम अभी थोड़ा मत लाओ दिमाग में, बस नोट्स बना ले। मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, आपका काम यहीं पे स्टार्ट। ओके, मैलिक एसिड, पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, मैलेट आयन, पोटेशियम मैलेट, ऑस्मोटिकली एक्टिव, स्टोमेटा ओपन। कहानी वही चल रही है लेकिन रात के टाइम चल रही है। ओके, और बीच में आपका फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना। ये कैम प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब इसके अलावा और प्लांट क्या होते होंगे? C3 होता है, C4 होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं उस पर मत जाओ, जितना आपको समझना है वो अभी सीखो। तो मैलिक एसिड बाकी सारी चीजें आपकी सेम चल रही है, बस क्या डिफरेंस है? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का बनना। इन डे टाइम में ड्यू टू ब्रेकडाउन, जैसे वहां CO2 का और H2CO3 कार्बोनिक एसिड का बनना था, उसकी वजह से एसिडिक पीएच हो रहा था। यहाँ पे भी आपको वैसा ही कुछ याद रखना है। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि स्टोमेटा ओपन क्लोज है दिन के टाइम, तो CO2 का एक्यूमुलेशन करने के लिए CO2 लाना पड़ेगा पहले। तो CO2 कहां से निकल सकता है? ऑर्गेनिक एसिड से निकल सकता है। CO2 रिलीज, दैट इज नथिंग एल्स, इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा, जो आपके बॉडी में भी होता है, वही प्रोसेस है, आप समझ।
इसको बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। लाइट के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन हो रहा है दिन के टाइम। क्लियर बच्चा? तो CO2 रिलीज हुआ, वर्क एज एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेशन को रोकेगा, वाटर के टर्जिडिटी को रोकेगा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा। ये तो एक नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल, जो कि CO2 के एक्युमुलेशन से क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा नाइट के टाइम हो रहा था, वो कंडीशन हमें मिल गई। CO2 बस हमें मिल गया, वो बाहर से नहीं आके, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है तो गैसेस एक्सचेंज तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? उस क्लोज कंडीशन को क्लोज मेंटेन करना है तो अंदर ही CO2 को बनाना पड़ेगा। दैट इज फोटो। आपका जो रेस्पायरेशन है सेम, लिविंग सेल का रेस्पायरेशन यूनिवर्सल होता है, चाहे वो एरोबिक कोई भी है तो वो सेम रेस्पायरेशन करेगा, एनोरोबिक है तो भी ग्लाइकोलिसिस करेगा। ग्लाइकोलिसिस इसलिए यूनिवर्सल पाथवे होता है। एंड देन उल्टा फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड रीअपियर, स्टार्च का फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो बीच में आपको बस एक ऐड करना है फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड, PH5 PH7 सेम चल रहा है। ठीक है बच्चा, बस कंडीशन अपोज है और बीच में आपको PEP को ले आना है, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड। ये हो गया आपका फोटो एक्टिव। और दोनों टाइम आपको दोनों टाइप्स के स्टोमेटा पे आपको मैकेनिज्म एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर होनी चाहिए। जो 2-3 डिफरेंसेस हैं वही MCQ है। स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम, सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल, ऑप्शन में देगा। ठीक है, एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, नन ऑफ द अबव, आंसर है सब्सिडरी सेल। मूवमेंट ऑफ पोटेशियम है सब्सिडरी सेल टू गार्ड सेल व्हेन द ओपनिंग टेक्स प्लेस। क्लोजिंग के लिए मूवमेंट ऑफ पोटेशियम है गार्ड सेल टू सब्सिडरी सेल। कौन सा चैनल यूज होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन पंप फॉर द एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा चैनल यूज होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए? पोटेशियम हाइड्रोजन चैनल, पंप नहीं बोलोगे आप, हाँ ठीक है, प्रोटीन चैनल। नाउ जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन,